सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। हमने पिछले वीडियो में बिंदु यानी पॉइंट, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, रेखा यानी लाइन और किरण यानी रे के बारे में पढ़ा। आइए इनका पुनरावलोकन करें। किसी स्थिति या स्थान को दर्शाने वाला सूक्ष्मति सूक्ष्म निशान बिंदु कहलाता है। कागज पर बिंदु दर्शाने के लिए हम पेन या पेंसिल से एक छोटा निशान यानी डॉट बनाते हैं और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नाम देते हैं। अगर हम ऐसे दो बिंदु बनाते हैं और इन्हें सीधे मार्ग से जोड़ते हैं तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ प्राप्त होता है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को इसके अंत बिंदुओं के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे इस रेखाखंड का नाम है रेखाखंड AB या BA। अगर हम किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बिना अंत किए बढ़ाते जाएं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा का अंत नहीं होता। कागज पर यह व्यक्त करने के लिए हम रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। रेखा को नाम देने के लिए हम इस पर दो बिंदु लेते हैं और रेखा को रेखा AB इस प्रकार नाम देते हैं। इसी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से भी नाम दे सकते हैं, जैसे रेखा L। अगर रेखाखंड को सिर्फ एक दिशा में बढ़ाया जाए तो हमें एक किरण प्राप्त होती है। किरण एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है, जिसे हम प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस दिशा में किरण बढ़ती है उस दिशा में तीर बनाकर हम यह व्यक्त करते हैं कि किरण अनंत तक चलती जाएगी। किरण को A और B इन दो बिंदुओं के उपयोग से हम किरण AB इस प्रकार नाम देते हैं। अब चलिए ज्यामिति की समझ और अच्छे से बनाते हुए हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं की समझ बनाएं। यहाँ देखिए, यहाँ रेखा L और रेखा M एक बिंदु से होकर गुजरती है। हम कह सकते हैं कि इन दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वीडियो रोककर ऐसी स्थितियां याद कीजिए जहां आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कई स्थिति में देखी जा सकती हैं, जैसे घर के फ्लोर में कई बार फर्श इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि वे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं। रेल की पटरियां जब एक स्थान पर मिलती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं। इसी तरह आप प्रतिच्छेदी रेखाएं पाइप की व्यवस्था, तारों की व्यवस्था इत्यादि में देख सकते हैं। सोचिए, क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर सकती हैं? सोचिए। सही सोचा। एक बिंदु पर कितनी भी रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। क्या ऐसी रेखाएं हो सकती हैं जो किसी भी बिंदु पर न मिलती हो? सोचिए। सही सोचा। अगर दो रेखाओं के बीच समान दूरी रखी जाए तो वे कभी भी प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती कहलाती हैं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की पटरी, बिजली के तार, सड़क के किनारे या इस पर बनी पट्टियां इत्यादि। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इन्हें हम इस प्रकार दर्शाते हैं। और याद रहे कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदा समान रहती है। तो आज हमने सीखा प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के उदाहरण। आकृति A और आकृति B में कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है और कौन सा समांतर रेखाओं का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए।
आकृति ए में दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर हम उन रेखाओं को कितना भी बढ़ा ले तो भी वे किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगी। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहलाती है। इसलिए आकृति ए की रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। आकृति बी की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी रेखाएं जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसलिए आकृति बी प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृति में सभी प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के युग्म ज्ञात करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, रेखाएं AC और BD एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर हम रेखा AC और BD दोनों को कितना भी बढ़ाएं, वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसलिए रेखा AC और रेखा BD समांतर रेखाएं हैं। इनके अलावा दी आकृति में ऐसी कोई भी दो रेखाएं नहीं हैं जो समांतर रेखाएं हैं। अब आइए दी आकृति में प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म पता करें। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दी आकृति में प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म निम्नलिखित हैं। रेखा AB और रेखा CA प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि वे बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा DC और रेखा CA प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि वे बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा AB और रेखा BD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि वे बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा DC और रेखा BD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि वे बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाओं के इन युग्मों के अलावा दिए चित्र में प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक और युग्म है। क्या आप बता पाएंगे वह कौन सा है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ध्यान दीजिए रेखा AB और रेखा CD पर। आकृति में ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भले ही न कर रही हो, लेकिन अगर इन्हें बढ़ाया जाए तो वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेखा AB और रेखा CD भी प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग्म है। अब आप समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जान गए होंगे। तो नीचे दिए सवालों को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। सवाल 1, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में से ऐसे अक्षर बताइए जिनकी दो रेखाएं बढ़ा ली जाए तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर ई में हम देख सकते हैं कि दो रेखाओं को बढ़ाकर समांतर रेखाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सवाल 2, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में से ऐसे अक्षर बताइए जिनकी रेखाओं से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम V को देखें तो यहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आज हमने देखे प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, नीचे दो रेखाएं दर्शाई गई हैं। ज्ञात कीजिए कि वे समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस है या प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती है, जबकि ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। कुछ बच्चे इन व्याख्याओं को रट लेते हैं। वे इनके सही अर्थ को नहीं समझते। जैसे यह बच्चे देखते हैं कि दी रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए वे समझते हैं कि दी रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इस गलत समझ के साथ ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि रेखाएं दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। आकृति में दी रेखाएं प्रतिच्छेद करती नजर नहीं आती, लेकिन अगर इन्हें बढ़ाया जाए तो वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती दिखाई देंगी। इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से समांतर रेखाओं का सही युग्म कौन सा है? कुछ बच्चे यह समझ लेते हैं कि पहले तीनों पर्यायों में रेखाएं दर्शाई गई हैं। वे सोचते हैं कि प्रत्येक पर्याय में दर्शाया युग्म प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए
तीनों पर्यायों में समांतर रेखाओं के युग्म दर्शाए गए हैं, इसलिए वह ऑप्शन 4 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ऑप्शन 1 में दिए गए चित्र में समांतर रेखाएं नहीं हैं, बल्कि अगर हम देखें तो ये रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और किरणों यानी रेस से बनी आकृति है। चूंकि यह दिशा बदल रही है, इसलिए यह रेखाएं व्यक्त नहीं करती। इसी तरह ऑप्शन 2 में दर्शाई आकृति सीधे रूप से नहीं बढ़ रही है, बल्कि यह मोड़ लेते हुए बढ़ रही है। इन्हें हम वक्र रेखाएं यानी कर्व्ड लाइंस कहते हैं। सही समझ यह है कि रेखा बिना किसी मोड़ के दोनों दिशाओं में सीधे रूप से बढ़ती जाती है। चूंकि ऑप्शन 3 में दर्शाई रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए वे समांतर रेखाएं हैं, यानी कि सिर्फ ऑप्शन 3 में ही समांतर रेखाएं दर्शाई गई हैं। इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। तो आज हमने देखी प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। इस वीडियो में हम 2 समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच करने का एक मजेदार नियम सीखेंगे। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है, जिसका एक कोण जैसे B एक समकोण यानी राइट एंगल है। क्या हम इस जानकारी से एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। हम इस जानकारी से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं जिनके आकार समान नहीं हैं, यानी कि दी जानकारी अपर्याप्त है। चलिए, इसके साथ आपको यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा का माप दिया जाए, जैसे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? इस स्थिति में भी हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आपको एक समकोण बनाने वाली भुजा का माप और कर्ण का माप दिया जाए, तो क्या अब आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? वीडियो रोककर त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम रेखाखंड BC खींचेंगे, जिसका माप 6 सेंटीमीटर है। फिर हम चांदे की सहायता से बिंदु B से BC को समकोण बनाएंगे। इस किरण पर A का स्थान होगा। क्या आप बता सकते हैं हम A का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि यहाँ AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे, इसका नुकीला सिरा C पर रखेंगे और इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष A है। हम A को C से जोड़कर समकोण त्रिभुज ABC की रचना पूरी कर लेंगे।
क्या आप दिए मापों से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं जिनके आकार भिन्न हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में समान आकार वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी कि आपको सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज प्राप्त होंगे। इससे हमें ज्ञात होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का माप दिया हो तो एक अद्वितीय त्रिभुज बनता है। इस समझ से हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच का एक और नियम बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN है, जिनमें कोण Q बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर LM बराबर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण PR बराबर LN बराबर 13 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दोनों के माप एवं आकार बराबर है। ज्यामिति में हम कहते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN सर्वांगसम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि PQR का LMN से सुमेलन है, इसलिए सर्वांग समता का संबंध लिखा जा सकता है त्रिभुज PQR त्रिभुज LMN से सर्वांगसम है। अब चलिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG की बात करते हैं। इनमें कोण Q बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर EF बराबर 5 सेंटीमीटर भी है, लेकिन त्रिभुज PQR के कर्ण PR का माप 13 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिभुज EFG के कर्ण EG का माप 15 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से नहीं ढक पाते, यानी कि इन दोनों के माप एवं आकार बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG सर्वांगसम नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से आप किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। निम्नलिखित आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। यदि है तो इनके सर्वांग समता के संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांग समता की जांच के लिए हमें SSS, SAS, ASA या RHS इनमें से किसी एक प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करना सही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम पहले दी जानकारी को समझेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC दोनों समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें दिया गया है कि कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि त्रिभुज ABD का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस
AB और त्रिभुज BDC का कर्ण CD दोनों के माप 7 सेंटीमीटर है, यानी कि AB बराबर CD है। क्या आपको दी आकृति को देखकर और किसी बात के बारे में पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा BD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि BD बराबर BD। इससे हमें पता चलता है कि इन दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांग सम है। तो चलिए इनके सर्वांग समता का संबंध सांकेतिक रूप में लिखें। क्या हम इसे त्रिभुज ADB त्रिभुज BDC से सर्वांग सम है लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। सही प्रकार से सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए हमें सुमेलन का संबंध समझना होगा। यहाँ कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। यहाँ AB बराबर CD है और पहले हमने निष्कर्ष निकाला है कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है। इसी तरह हम शीर्ष B का शीर्ष D से सुमेलन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि DAB का BCD से सुमेलन है। सुमेलन की सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB त्रिभुज BCD से सर्वांग सम है। सुमेलन का संबंध ध्यान में रखकर हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में यदि AB बराबर BC, YB बराबर BZ है तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की मदद से कोण Y बराबर कोण Z है, यह सत्यापित कीजिए। दी गई आकृति को देखकर और सवाल को अच्छे से पढ़कर हमें निम्नलिखित जानकारी हासिल होती है। YAB और BCZ यह दो समकोण है। सवाल में हमें भुजा YB और भुजा BZ बराबर है और भुजा AB और भुजा BC बराबर है, यह बताया गया है। हमें RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की अवधारणा पता है कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB और त्रिभुज BCZ RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। यहाँ शीर्ष Y का शीर्ष Z से सुमेलन है, शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है, शीर्ष B का शीर्ष B से सुमेलन है, यानी कि YAB का ZCB से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB त्रिभुज ZCB से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, यहाँ त्रिभुज ZCB और त्रिभुज BCZ एक ही त्रिभुज है। आपको याद होगा कि हम किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन का नाम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। शीर्ष Y के शीर्ष Z से सुमेलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण Y और कोण Z संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Y बराबर कोण Z। अगर हम इस आकृति को ट्रेस पेपर पर बनाकर ट्रेस पेपर की चौड़ाई को इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे कि मोड़ बिंदु B से होता हुआ जाए, यानी कि
त्रिभुज YAB को त्रिभुज BCZ पर रखें तो हम देख पाएंगे कि कोण Y कोण Z को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे यह सत्यापित होता है कि दोनों त्रिभुजों के माप बराबर है। अब आप नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। अपने मित्रों या अध्यापक के साथ अपने जवाब की चर्चा कीजिए। आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाई गई आकृति में सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंस के कौन से प्रतिबंध से कहा जा सकता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR से सर्वांगसम है। कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांगसमता की जांच के लिए सिर्फ RHS प्रतिबंध का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी दूसरे प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों त्रिभुजों में समकोण यानी राइट एंगल किसी एक भुजा का माप समान है और कर्ण भी बराबर है। यह देखकर बताते हैं कि यहाँ RHS प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR के तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए यहाँ हम SSS प्रतिबंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे सिर्फ भुजाओं को देखकर जल्दबाजी में ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह भी दिए सवाल का गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN सर्वांगसम है अथवा नहीं। कुछ बच्चों को RHS प्रतिबंध की जानकारी तो होती है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN में वे देखते हैं कि कोण C बराबर कोण L बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर LM बराबर 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर LN बराबर 10 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है एवं इनकी दो भुजाएं बराबर है। यह समझकर वे बताते हैं कि RHS प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और इस समझ से ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। बच्चे दी जानकारी को ठीक से नहीं पढ़ते। त्रिभुज ABC में समकोण शीर्ष C पर बन रहा है, इसलिए यहाँ AC त्रिभुज ABC की भुजा है और AB त्रिभुज ABC का कर्ण। एक रफ आकृति बनाकर भी आप इसे पता कर सकते हैं। इसी तरह त्रिभुज LMN में समकोण शीर्ष L पर बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LM और LN दोनों त्रिभुज LMN की भुजाएं हैं और MN इस त्रिभुज का कर्ण है। यहाँ हमें कर्ण की माप पता नहीं है, इसे हम पाइथागोरस के गुण से पता कर सकते हैं। यह कैसे पता किया जाता है, यह आप स्वयं ज्ञात कीजिए। पता करने पर हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा का माप तो समान है, लेकिन कर्ण का माप बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ RHS प्रतिबंध के उपयोग से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी
त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे घनमूल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी संख्या a का 3 बार स्वयं से गुणा किया जाए तो उसे हम a के घन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहलाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं घन की विपरीत संक्रिया घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में। आपको याद होगा कि 3 की तीसरी घात बराबर 27 है। इसी को हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल 3 है और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ध्यान रहे, यह चिन्ह घनमूल को दर्शाता है। इसी तरह अगर हम कहें कि 4 की तीसरी घात बराबर 64 है, इसी को अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 है। तो बताइए, अगर 5 की तीसरी घात बराबर 125 है
तो 125 का घनमूल क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 125 का घनमूल होगा 5। इसी प्रकार आप कुछ और पूर्ण घन और उनके घनमूल यहाँ देख सकते हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। हम सभी संख्याओं के घनमूल याद नहीं कर सकते। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम किसी विधि के उपयोग से घनमूल निकालना सीख लें। चलिए ऐसी ही कुछ विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के उपयोग से घनमूल कैसे प्राप्त करते हैं यह सीखेंगे। चलिए 1728 का घनमूल प्राप्त करें। इसके लिए हम 1728 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 1728 को क्रमशः 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 और 3 से भाग देंगे। ये सभी 1728 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 1728 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे, जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 2 की तीसरी घात गुणा 3 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियमों में एक नियम यह भी है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। इस नियम के उपयोग से हम गुणनखंडों के इस गुणन को 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 12 की तीसरी घात, यानी कि 12 की तीसरी घात बराबर 1728 है। या हम कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल 12 है। यहाँ हमने 1728 का घनमूल 12 प्राप्त कर लिया है न यह एक मजेदार विधि? क्या आप एक और मजेदार विधि सीखना चाहेंगे? इस विधि से आप बिना कागज या पेन के किसी भी पूर्ण घन का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे जानें। मान लीजिए आपको 32,768 का घनमूल प्राप्त करना है। पहले चरण में हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम 768 का एक समूह बनाएंगे और 32 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में संख्या और उसके घन के अंतिम अंक के साथ एक संबंध दर्शाया था। चलिए इसका पुनः अवलोकन करें। अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो ऐसी संख्या के घन के इकाई का अंक संख्या के इकाई के अंक के समान ही होता है। अगर संख्या की इकाई का अंक 2 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 8 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 2 होता है। इसी तरह अगर संख्या की इकाई का अंक 3 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 7 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 7 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 3 होता है। तो बताइए यहाँ संख्या का अंतिम अंक 8 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। इसी तरह हम दी गई पूर्ण घन संख्या के अंतिम अंक से घनमूल के अंतिम अंक का पता लगाते हैं। अब तीसरे और अंतिम चरण में हम अंकों का दूसरा समूह लेते हैं। इससे संख्या 32 प्राप्त होती है। फिर हम पता करते हैं कि 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अगर हम देखें तो 32 3 की तीसरी घात यानी 27 और 4 की तीसरी घात यानी 64 के बीच में है। इसलिए 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या है 27। फिर हम इस पूर्ण घन संख्या 27 का घनमूल 3 दी गई संख्या के घनमूल के दहाई पर लिखेंगे। इस तरह प्राप्त संख्या 32,768 इस संख्या का घनमूल है। अगर इसे सत्यापित करना होगा तो यह आप कैसे करेंगे? आसान है। चूँकि 32,768 का घनमूल है, इसके विपरीत कथन 32,768 32 का घन है, यह सत्य होगा।
यानी कि 32 की तीसरी घात बराबर 32,768 होगा, तो प्राप्त परिणाम सही है। हम देखते हैं कि 32 गुणा 32 गुणा 32 बराबर 32,768, इसलिए प्राप्त परिणाम सही है। ध्यान रहे, यह एक अनुमानित विधि है जो सिर्फ पूर्ण घन के साथ ही काम करेगी। तो आज हमने सीखा घनमूल। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। घन यानी क्यूब के आकार वाली एक टंकी का आयतन यानी वॉल्यूम 17,576 क्यूबिक मीटर है। ज्ञात कीजिए कि उसके भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आपको जरूर ज्ञात होगा कि एक घन की सभी भुजाएं समान होती है। इसी तरह आपको यह भी ज्ञात होगा कि किसी घन का आयतन उसके किसी एक भुजा का घन होता है। यहाँ हमें घनाकार टंकी का आयतन ज्ञात है। अगर हमें इससे टंकी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि घन का आयतन का घनमूल बराबर भुजा की लंबाई। इसलिए यहाँ हमें 17,576 का घनमूल ज्ञात करना होगा। चलिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका घनमूल ज्ञात करें। इसके लिए हम 17,576 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 17,576 को क्रमशः 2, 2, 2, 13, 13, 13 से भाग देंगे। अंतिम चरण में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ हम रुक जाएंगे। प्राप्त अभाज्य संख्याएं 17,576 की अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 17,576 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 13 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियम a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m के उपयोग से इसे ही हम 2 गुणा 13 की घात 3 यानी कि 26 की तीसरी घात लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26 17,576 का घनमूल है और यही टंकी की भुजा की लंबाई भी है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं 2 अंकों की एक संख्या 79,507 मेरा घन है। अगर है आपको घनमूल की समझ सही तो पहचानिए मैं कौन हूँ। चलिए इस मजेदार पहेली को हल करें। यहाँ हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका घन 79,507 है, यानी कि हमें 79,507 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसे पता करें। चूंकि हमें पता है कि दी गई संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है, इसलिए हम अनुमान विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं। पहला चरण, हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम 507 का एक समूह बनाएंगे और 79 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, यह दी गई संख्या का अंतिम अंक 7 है। इससे हमें ज्ञात होता है कि घनमूल के इकाई का अंक होगा 3। तीसरे चरण में हम देखते हैं कि अंकों का अगला समूह है 79। संख्या 79 4 का घन 64 और 5 का घन 125 के बीच में है, लेकिन 64 यह संख्या 79 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 79,507 के घनमूल के दहाई पर 4 लिखेंगे। इससे हमें संख्या प्राप्त होगी 43, जो कि 79,507 का घनमूल है, यानी कि दी गई पहेली का जवाब है 43। तो आज हमने देखे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों को जानेंगे। आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे घनमूल यानी क्यूब रूट के संकेत को
सही से समझ नहीं पाते और वे दी गई संख्या को 3 से भाग देकर उस संख्या का विभाजन कर देते हैं, जिससे कि उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है। जैसे कि अगर उन्हें 27 का घनमूल ज्ञात करने को कहा जाए तो वे इसे ऐसा लिखते तो हैं, लेकिन वे घनमूल प्राप्त करने के लिए 27 को 3 से विभाजित कर देते हैं। इससे उन्हें 9 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। 27 के घनमूल को हल करने के लिए हम 27 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे हम 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 की तीसरी घात इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चूँकि 3 का घन 27 है, इसलिए इसके विपरीत हम कहते हैं कि 27 का घनमूल 3 है। इसलिए सही जवाब है 3। गलती 2। कुछ बच्चे किसी संख्या का घनमूल पता करते समय घनमूल का संकेत सही प्रकार से नहीं लिखते। अक्सर वे घनमूल के चिन्ह में 3 लिखना भूल जाते हैं या उसे लिखना जरूरी नहीं समझते। जैसे 64 का घनमूल वे इस प्रकार लिखते हैं, जो कि गलत है। यह वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को दर्शाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संख्या के घनमूल के चिन्ह में 3 भी लिखना जरूरी है। उसी से हमें ज्ञात होता है कि दी संक्रिया एक घनमूल ज्ञात करने की है, वर्गमूल की नहीं। गलती 3। कुछ बच्चों को घन और घनमूल इन शब्दों में भ्रम या कंफ्यूजन होता है। इस भ्रम के चलते अगर उन्हें घनमूल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो वे घन यानी क्यूब प्राप्त करने की विधि का प्रयोग करते हैं, और अगर घन प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो घनमूल की विधि का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऐसी गलतियां सवाल को जल्दबाजी में हल करते समय होती है। ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। तो आज हमने देखी घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल से रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज़ में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है, वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़
लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है, जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है, और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देख रेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है, ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।